हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नई वीडियो की सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिया जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा अभी तक तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो देखिए और उसके बाद ये चौथा वीडियो देखने के लिए आए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करिए इसे, जिससे कि हमें नई वीडियोस और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था और उसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा छूट गया था जिसका नाम है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होता है? उसको टूथ डीके भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे दांत में एक पतली सी लेयर होती है जो कि इनेमल कहलाती है। और इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होता है। उसके पीछे हमारा डेंटाइन होता है। डेंटाइन भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरे टीथ का। और इसके बावजूद जो होता है हमारे टूथ में डिकेइंग आ जाती है, टूट फूट आ जाती है, कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने में हमारा शुगर का फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, जो कि हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। और जब ये फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? जो एनिमल होता है उस पर धीरे धीरे अटैक करके उसको सॉफ्ट कर देता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेल के फूड के साथ मिलके उस टीथ के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसको प्लाक भी कहा जाता है। अब ये जो प्लाक होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो जल्दी निकलता नहीं है। और जो है कि जो बैक्टीरिया से अटैक किए होते हैं वो एसिड सिक्रेट करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारा एनिमल सॉफ्ट होता जाता है और वो टूट जाता है और कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारा माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सैलिवा सेक्रेट करता है। सैलिवा जो होता है कि वो बेसिक होता है और जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं दांतों के अंदर, वो जो है कि सैलिवा भी वहाँ दांतों के पास नहीं पहुँच पाता है उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में के लिए। इसलिए जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादा होने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रशिंग करनी चाहिए हम 2 बार 3 बार करनी चाहिए। जब भी हमें खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से जो भी खाना फंसा होता है उसको निकाल देना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, ताकि जो प्लैक होता है वो हमारे दांतों पे जमा ना रहे बहुत ज़्यादा देर तक। और जो बैक्टीरिया है वो उनका एसिड प्रोड्यूस होने से पहले ही हमारे जो दांतों में प्लाक जमा हुआ है वो रिमूव हो जाए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे टीथ में इन्फेक्शन होंगे, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन होंगे और कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। एक बार जब हम सांस लेते हैं और एक बार जब हम सांस छोड़ते हैं, इन दोनों को मिला के हम 1 ब्रीथ गिनते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 15 से 18 बार प्रति मिनट हम ब्रीद करते हैं। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा फूड का ब्रेकडाउन होता है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ आ जाता है कि यहाँ पे भी रेस्पिरेशन में हम फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं और उससे एनर्जी निकाल रहे हैं। तो पिछले भी वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्चुअल में होता क्या है, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो डाइजेस्टेड फूड हुआ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिमिलेट होकर सेल्स में पहुंचता है शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो वो ग्लूकोज के फॉर्म में वहाँ पहुंचता है तो ऑक्सीजन सेल्स में जाके उन ग्लूकोज के फॉर्म को और तोड़ने का काम करता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारे बॉडी में फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज होती है। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, डिफरेंट होता है। न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है वो सबके लिए ज़रूरी होता है। तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे ही फूड को तोड़ने का काम करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करते हैं। कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन
में ही वो अपना ब्रेक डाउन कर लेते हैं और जो भी एनर्जी रिलीज़ करनी होती है रिलीज़ कर लेते हैं। लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है कि जो पहला स्टेप होता है ब्रेक डाउन का फूड का, वो सब में सेम होता है। वो पहला स्टेप क्या होता है कि पहले स्टेप में ग्लूकोज होता है, जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो एसिमिलेटेड फूड होता है सेल्स में पहुंचा हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में वहाँ स्टोर होता है। तो इस ग्लूकोज का एक्चुअल जो फार्मूला होता है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 कार्बन एटम्स कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 6 जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले टूट जाते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम पायरोवेट कहते हैं या पायरोविक एसिड कहते हैं। यही जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। और साइटोप्लाज्म हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर होता है। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच है, ये फ्लूइड जो पार्ट होता है वही हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये फ्लूइड पार्ट में ही कई सारे सेल के ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। और एक और रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण रेस्पिरेशन होता है। वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितने की कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ हद तक इतनी ऑक्सीजन मिलती है जिससे कि कुछ ब्रेकडाउन होता है, लेकिन कंप्लीट वहाँ ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है फूड का। अब कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारा एसिमिलेटेड फूड के फॉर्म में सेल्स के अंदर, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। C6H12O6 इसका फॉर्मूला भी होता है। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसका नाम है पायरोवेट या पायरोविक एसिड। अब यहाँ से 3 तरह के रेस्पिरेशन कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन होता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट है और ये इसमें बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होता है। इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो एथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसमें जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी ये जो प्रोसेस होता है ईस्ट में वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा बेकरीज़ में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे केक्स बनाने होते हैं वहाँ पे ईस्ट का यूज़ होता है। आटे में डव में इसको मिला के उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होता है केक मैन्युफैक्चरिंग में तो केक को फ्लफ़ी बनाने का काम करता है। दूसरा जो रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये कमी कब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मेहनत करते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो जाती है। अब सेल्स में एनर्जी की सप्लाई को ज़्यादा पूरी करने के लिए ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वहाँ उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के अंतर्गत जो रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो हमारे मसल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ स्टोर हो जाता है। और ये जब लैक्टिक एसिड वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ हमें दर्द होता है, मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। और अगर हमें क्रैम्प्स से निजात पाना है, उससे रिलीफ पाना है, तो हम हॉट बाथ ले सकते हैं या फिर मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं और जो ब्लड फ्लो है हमारे पूरे बॉडी का सर्कुलेशन वो नॉर्मल हो जाता है और लैक्टिक एसिड फिर वहाँ से रिस्टोर हो जाता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जहाँ पे वहाँ पे फुल्ली जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है उसके अंतर्गत रेस्पिरेशन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी फॉर्म में रिलीज़ होती है क्योंकि इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन मिलता है और पूरी तरह से फूड का ब्रेकडाउन होता है।
तो यहाँ तक हमने कंप्लीट क्लियर हो गया यहाँ सारी चीज़ें। अब सबसे जो एनर्जी रिलीज़ हुई रहती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो तुरंत जाके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करती है जिसका नाम है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी होता है वो फ्यूल के फॉर्म में होता है, जो कि सेल के अंदर कई सारे एक्टिविटीज़ को करने में यूज़ हो जाता है, सेल के ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट में यूज़ हो जाते हैं। अब जो प्रोसेस होता है इसमें एटीपी टूटता है और जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो सेल के अंतर्गत यूज़ होने में चली जाती है। अब इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। जो एटीपी होता है वो हमारा एनर्जी करेंसी भी कहलाता है सेलुलर प्रोसेस का, क्योंकि इसी के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर हुई रहती है हमारे सेल्स के अंदर। होता है कि एक्चुअल में एडीपी हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो सेल्स में फॉस्फेट के साथ मिलके ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है और यहाँ से एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारी सेल्स में। और जब हमारी एनर्जी हमको यूज़ करना होता है तो इसका अपोजिट रिएक्शन भी हो जाता है। एटीपी जो होता है वहाँ पे जो एक फॉस्फोरस है वहाँ टूट जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। और ये एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगभग रिलीज़ होती है वो 30.5 किलोजूल पर मोल रिलीज़ होती है, जो कि अच्छी खासी एक एनर्जी है। इसमें एक अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं। जिस तरह की एक बैटरी होता है घर में, वो डिफरेंट काम करने के लिए एक ही बैटरी से अलग अलग काम किया जा सकता है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, पंखा चलाया जा सकता है, लाइट जलाया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कई सारे काम होते हैं उससे। उसी तरह हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है सेल्स में, वो कई तरह के काम करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कि हमारे मसल्स द्वारा काम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, प्रोटीन बनाने का काम कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम में वो काम आ सकता है जो भी एनर्जी है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा पूरे रेस्पिरेशन में तो इस तरह से हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़रूरी होती है। उनके लिए कंप्लीट ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि उनका ब्रेकडाउन अच्छे से हो सके और एनर्जी टाइम टू टाइम पूरी सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है और साथ ही साथ अदर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन में पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।